हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटम चैप्टर का दूसरा वीडियो लेंगे। पहले वाले वीडियो में तो मान के चलो किसके इंट्रोडक्शंस थे और जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था और रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला था और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में या रदरफोर्ड के कंक्लूजन में क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या उनके लिमिटेशंस थे, हम वहाँ तक देखे थे। अब इसके अगले वाले में जो है, अगले वाले में मेन रूप से बोर मॉडल है। बोर ने उन कमियों को कैसे दूर किया था, तो इन चीज़ों को हमें देखना है। तो अगर हम ठीक से उधर अगर हमने भाई रदरफोर्ड के बारे में प्रॉपरली बताना होता है कि क्या क्या नहीं बता सके, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए और क्या नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए और ये नहीं बता पाए कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे कि आगे पीछे रिवॉल्व करेंगे। उसके लिए बोर ने यही बस दो ही चीज़ें, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखने की बात करते हैं, अगर थोड़ा याद जैसे करने वाली बात रखते हैं, तो बोर ने सिर्फ दो चीज़ें बताया क्योंकि वो नहीं बता पाए थे। इस चीज़ को तो भाई स्पेशली हिंदी में लिखने का मन करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमेंगे, ठीक है ना। कितने जाने से इतना ज़्यादा हिंदी नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमेंगे, ये इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, उन्होंने आर के बारे में जो थे बोर मॉडल में जो था, रदरफोर्ड में जो था, एनर्जी अपने पास आई थी 1/2 1/4πε0 ZE² करके आई थी। तो इन्होंने आर के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, जिसकी वजह से मान के चलो कि इसकी वजह से हमारे पास क्या था, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो स्पेक्ट्रम अभी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे बोर मॉडल को देखने के बाद। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने रदरफोर्ड के उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद स्पेक्ट्रम दे दिया है पूरा, तभी स्पेक्ट्रम नहीं पता चल पाएगा क्या होता है कैसे होता है, इसलिए पहले बोर मॉडल देखेंगे फिर स्पेक्ट्रम देखेंगे। वैसे अगर एक वर्ड हम देखना चाहें तो स्पेक्ट्रम का एक सीधा सा मतलब है एनर्जी। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके चीज है। तो इनके अकॉर्डिंग एनर्जी कुछ भी हो सकती थी। इनके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम आता है, ये फार्मूला हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। ये फार्मूला कैसा स्पेक्ट्रम देता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। और हकीकत में जो स्पेक्ट्रम आता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, तो उसके बाद डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं वो आता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने किया था, हम बोर एटॉमिक मॉडल देखेंगे, ठीक है। तो जब हम बोर मॉडल के बारे में आते हैं तो मैं कहता हूँ इन्होंने दो चीज़ बताया था, चीज़ें काफ़ी थे लेकिन हमें जो दो चीज़ में फोकस करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो एक लाइन थी 2n²। 2n² क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये करके है। और दूसरी चीज जो आर के बारे में इन्होंने कोई कॉन्सेप्शन नहीं दिया था। रदरफोर्ड ने आर के बारे में कुछ नहीं दिया था, आर कुछ भी रख सकते हैं जिसकी वजह से एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बाकी एनर्जी जो वो नहीं लेता है, ठीक है ना। तो आर के बारे में कुछ नहीं बताया था। आर के बारे में जो इन्होंने बोर ने बताया वो मेन था। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट विद एंगुलर मोमेंटम। ये जो MBR लिखा गया है क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, विच एंगुलर मोमेंटम इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ये वर्ड है, क्या वर्ड आया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, MBR एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या है, इंटीजर है, जिसको हम भाई अपना ऑर्बिट शब्द यूज करते हैं जिसके लिए ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन ये लेंगे और एक इक्वेशन हमारे पास जो उधर आया था वो के और अगर कोड में ही mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिला था, सेंट्रीपिटल फोर्स मिला था 1/4πε0 Q1 Q2 r²। से यहाँ से हमारे पास कुछ चीजें मिली थी, बस यही दो इक्वेशन है। इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और एनर्जी निकालेंगे। तीन चीजें हमें निकालनी है। और मैं क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जिस भी फार्मूले में वेलोसिटी आ जाए और रेडियस आ जाए
वो फार्मूला हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या रेडियस या पोजीशन उसकी नहीं बताई जा सकती है। जो वेलोसिटी या पोजीशन बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है, वो थ्योरेटिकली बताई जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो दो इक्वेशन सॉल्व करना होता है, एक mvr = n × h/2π और दूसरा क्या होता है mv²। क्या आएगा 1/4πε0 ZE²/r, ऐसे करके अपने पास दो चीजें हैं। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे, देखो बच्चों, तो वेलोसिटी निकालना चाहेंगे क्या होगा, 2 में 1 से भाग देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर हम करेंगे तो m से कट जाएगा और पूरा लिखा जाए mv² अपॉन mvr = 1/4πε0 ZE²/r। ठीक है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज नीचे लिखी जाएगी n × h/2π, ऐसे करके आएगा। हमारे पास काफी चीजें कट जाएंगी, m कटेगा, v कटेगा, r कटेगा, और क्या कटेगा, इधर पाई कटेगा, यहाँ पे 2 कटेगा, ऐसे करके जो भी हो। अपने पास वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, देखो वो आएगी 1/2 एप्सिलॉन h E², इतना और एक जगह पे ले लिया जाए, और क्या ले लिया जाए, और ले लिया जाए Z/n। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ये चीज अलग हमें लिखना होता है क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, इसके लिए एक सिंगल नंबर ही यूज किया जाता है, इसलिए अगर कुछ 19-20 हो जाए तो नहीं ध्यान रखना है। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए पूरा का पूरा रहता है, तो v = 1/n, ये कभी कभार प्रूव करने के लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों, हमें इसमें 3 चीजें निकालनी है, और तीनों चीजों को बोर मॉडल ने क्या किया था, सिर्फ 2 लाइन एक्स्ट्रा उन्होंने बताया था। वैसे हैं तो कई चीजें, लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के लिए या अपने सिलेबस के लिए जो हम देखेंगे बस इन्हीं 2 लाइन को एक्स्ट्रा कर देंगे, तो जो उनकी सारी समस्या थी सारी की सारी लेदर कोड की समस्या क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। वो 2 चीजें क्या थी, एक कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी 2n²। दूसरा चीज था उनके अकॉर्डिंग आर के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिन्होंने आर के बारे में बताया। आर के बारे में क्या बताया, आर मींस रेडियस मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, तो जिस इलेक्ट्रॉन से उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट व्हिच एंगुलर मोमेंटम = इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इन 2 लाइनों के हेल्प से हम क्या क्या निकालेंगे, वेलोसिटी तो निकाल लिए, अभी हमें रेडियस निकालना है, और क्या निकालना होगा, एनर्जी निकालना होगा। ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब आओ देखते हैं बच्चों, इसमें हमने वेलोसिटी निकाला, दो लाइनें हैं, हमें 2 लाइनों को फिर से लिखना होगा। एक क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन = n × h/2π, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या है, mv² कितना आया था, 1/4πε0 ZE²/r आया था। ये 2 चीजें आई थी। ठीक है, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, एक काम किया जाए, अब रेडियस भी निकाला जाए। रेडियस निकालने के लिए वेलोसिटी को हमें कैंसिल करना होगा, इक्वेशन 2 में 1 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया जाए। इक्वेशन 2 में 1 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, mv²v²। हमें r ऊपर लेना है, r ऊपर लेना है तो क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा mv²v² r² अपॉन mv²। आगे क्या आएगा, आगे आएगा mv², इसका स्क्वायर, पहले इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, mv² h² अपॉन 4π²। इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का मतलब होगा ZE², नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी 4πε0r, ऐसे करके। यहाँ पे देखो अच्छी बात यह होती है कि एक r से कट जाता है, v² से कट जाता है, एक m कट जाता है, बचता है क्या बच्चों, r बचता है। इधर क्या आएगा, 4 से कटेगा, एक पाई से कटेगा,
तो राइट साइड में आएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। इस m को राइट साइड में ले जाए m पाई, इतना बचा। और क्या बचा, यहाँ पे बचा n स्क्वायर अपॉन जेड। ये चीज हमारे पास क्या हुआ, रेडियस निकल गई। अगर हम वेरिएशन की बात देखें तो क्या है, दो लाइन तो अपनी है, इसमें देखो हमें v स्क्वायर काटना है। क्या करना है, v स्क्वायर काटना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, किसमें v स्क्वायर आ जाएगा, किसमें v स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात रहेगी। यहाँ से हमारे पास रेडियस r आ जाएगी। और क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू होती है ये सभी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ये आते हैं 0.529 इंटू 10 की पावर -10। यहाँ पे आएगा n स्क्वायर अपॉन जेड, और ये क्या आएगा अपने पास, रेडियस आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी रेडियस आ गई। मान चलो कि ये दो लाइनें लिखनी है, तीसरी चौथी लाइन में आ जाएगी। या r इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इतना एंगस्ट्रॉम होती है अपने पास रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब उसके बाद क्या चीज आएगा, अच्छा इसमें खास चीज देखेंगे बच्चों। देखो तो यहाँ पे हमें करना क्या है, रेडियस निकालने के लिए बस यही 1 2 3 4 तो रखना है इसकी जगह पे। कोई चीज हमें नापना अपना नहीं है, नाप के तो निकाल ही नहीं सकते इसकी रेडियस या वेलोसिटी या कोई भी चीज किसी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। हमारे पास इसको यूज कर लिया जाए। अब निकालें एनर्जी। एनर्जी ना निकाल करके पहले क्या निकाला जाए, काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए। काइनेटिक एनर्जी, चलो तो mv स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है, n नहीं, इधर इसको यूज करेंगे। mv स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r। ऐसे करके है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। r की जगह पे क्या रखा जाए, r की जगह पे इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा। r डिनोमिनेटर में है, r डिनोमिनेटर में तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी और नीचे वाली चीज क्या आ जाएगी, e स्क्वायर m पाई जेड। ये सब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक जेड और पड़ा हुआ है, तो हाफ m स्क्वायर है, तो क्या लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2। कुछ और कटेगा कि नहीं कटेगा, आओ देखा जाए। e की पावर 4 लिखा जाए, पाई लिखा जाए, m लिखा जाए अपॉन, और ये पाई से कट गया, आओ काट दिया जाए पाई को। ठीक है ना, पाई को काट दिया जाए और नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर बचेगा, और अपने पास इधर जो बचेगा वो होगा जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ऐसा इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r था, इसमें r की वैल्यू रख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अपने पास हमने पीछे देखा था बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसमें टोटल एनर्जी हमने रिलेशन देखा था। काइनेटिक और पोटेंशियल अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी जो आती है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आती है। टोटल एनर्जी जो हमारी आती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आती है, लेकिन निगेटिव में आती है। निगेटिव की वजह भी मैंने बताया था बच्चों कि निगेटिव एनर्जी होने का मतलब होता है कि वो किसी से अट्रैक्शन फोर्स, निगेटिव एनर्जी मतलब वो कर्जदार है किसी का, न्यूक्लियस का कर्जदार है, न्यूक्लियस उसे कहीं जाने उन्हें नहीं देगा। ठीक है ना, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये जो चीज अपने पास आई। थोड़ा सा हमारे पास है, थोड़ा सा हमारे पास लंबा खींच रहा है, तो यहाँ पर क्या है देखो, अपने पास E इक्वल टू जो आएगा ये सारा का सारा कांस्टेंट है। इतनी चीजों को अगर हम लिखते हैं तो ये चीज आती है -13.6
और क्या है आगे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये अपने पास टोटल एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो बच्चों, उधर हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन देखा, मान के चलो कि इसमें वही डेरिवेशन है, एक वेलोसिटी के लिए फार्मूला है, एक रेडियस के लिए फार्मूला है, और एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला है। तो डेरिवेशन तो अपना मान के चलो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इस चैप्टर को मुझे स्पेशली इसलिए ज़्यादा फोकस करने का मन होता है, तो पूरे डेरिवेशन को हम चाहे तो पूरा का पूरा इग्नोर कर सकते हैं। उसमें 2 लाइन से ज़्यादा किसी में नहीं था, 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा किसी में नहीं था, कर सकते हैं, लेकिन अगर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। हमें जो मेन रूप से ध्यान रखना है, देखो क्या ध्यान रखना है, अपने पास रेडियस जो आते हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, कितना एंगस्ट्रॉम आती है, और काइनेटिक एनर्जी जो आएगी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आएगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो -2 × 13.6, ये कितना होती है, 2 टाइम्स होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं एंगस्ट्रॉम में है, बाकी चीजें किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अपने पास जो टोटल एनर्जी आती है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है निगेटिव में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें कुछ भी ध्यान रखना है तो बस इतनी लाइनों को अगर हम प्रॉपर वे में ध्यान रखें तो इसके सारे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास देखो ये जो अपनी टोटल एनर्जी ईएन यहाँ पे लिखा जाए तो थोड़ा सा ठीक पड़ेगा। ईएन का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस ऑफ एन आरबी। और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, E1 निकाल सकते हैं, E2 निकाल सकते हैं, E3 निकाल सकते हैं, E4 E5, थोड़ा सा आइडिया हमारे पास इन सभी का रहना चाहिए। ये और ये किसके लिए होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम। हमारे चैप्टर में जो है अपना जो बोर मॉडल है स्पेशली एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए प्रॉपरली वैलिड है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम ही अपने पास जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो दिए गए हैं। इसमें हमें एक चीज और फ्री हो जाएंगे, जेड से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है कितना आएगा, 4। ये आएगा 4 3 बार 3 पॉइंट, कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह से अगर हम E3 देखना चाहेंगे तो क्या आएगा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, और E4 देखना चाहेंगे तो कितना आएगा। इसी तरह से सारी एनर्जी अपने पास जो भी आनी है वो आएंगी। ये सब वैसे यहाँ तक का अपने पास एक थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, एक बार जरूर निकाल के रखना चाहिए, जिससे पता चले कि एक कोई वर्ड आए तो हमें आइडिया लग सके कि इतना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जैसे इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 5 ऐसे करके आएगा, और सारी एनर्जी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ये देखो बच्चों, इसमें जो मेन चीज है वो यहाँ पर हम जानने वाले थे, जैसा कि मैंने बताया कि रदरफोर्ड के तुरंत बाद ही एनसीईआरटी में उसके बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, स्पेक्ट्रम के बारे में दिया गया है। हमने बोर मॉडल के सारे फार्मूले, सारे डेरिवेशन देख लिए, अब हमें देखने का थोड़ा सा मन करेगा। इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहली एनर्जी -13.6 है, देखो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और दूसरी एनर्जी कितनी है, दूसरी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, बीच में भी कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या तो इतनी एनर्जी ले सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी रह सकती है, या इलेक्ट्रॉन की -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह सकती है, या इस तरह की एनर्जी ले सकता है, बीच वाली कोई एनर्जी नहीं ले सकता है। और इसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और अपने पास हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल स्पेक्ट्रम भी इसी तरह का आता है। इसका मतलब जो बोर ने बताया वो सही था,
और जो रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड के गार्डिंग एनर्जी कुछ भी आ सकती थी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा। स्पेक्ट्रम में कहाँ फेल हुए थे, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, उसको प्रॉपर वे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने इन चीज़ों के डेरिवेशन देखे, ठीक है। और किसी का भी डेरिवेशन 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी, सभी का नहीं याद रखना। वैसे टोटल एनर्जी का हमें हमेशा यूज होगा। टोटल एनर्जी का दिया, काइनेटिक एनर्जी का पूछेगा तो उतना एनर्जी रहेगी, प्लस में हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का तो पूछा तो क्या होगा, जितनी एनर्जी इसी का डबल कर देगी, माइनस में ही रहेगा। और कुछ नहीं, याद है क्या ही करना है, -13.6 एक नंबर होती है, एक नंबर 0.529 होती है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या होंगी, अरेंज हो जाएगी। इतने से अभी एक दो चीजें और हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। सारी चीजें एटम का कुछ भी नहीं बचेगा, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों।